हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर 2 जो कि हमारे चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का है। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने देखा कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, कितने तरीके के स्ट्रेस होते हैं, अलग अलग हमने उसके कॉजेज़ देख लिए हैं, रीजंस देखे हैं स्ट्रेस के। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक जो कि कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। तो बिना वक्त ज़ाया किए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये वर्ड हमने कई बार सुना है। कॉन्फ्लिक्ट अगर हिंदी में आपको समझना है तो इसका सीधा साधा मतलब होता है विवाद। अगर इसका इंग्लिश में दूसरा सिनोनिम्स आपको चाहिए तो जिसे हम कहते हैं दो लोगों के जब आइडियाज़ और ओपिनियंस मैच नहीं करते हैं तो वो लोग आपस में डिसएग्री करते हैं, तो जिनको हम क्लैशेस भी बुलाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी बुलाते हैं। इसी को हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर कोई मारा मारी नहीं होती है, यहाँ पर फाइट होती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स वाली फाइट होती है यहाँ पर। दैट इज़ वॉट वी मीन बाय द टर्म कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। नाउ कॉन्फ्लिक्ट इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस। इंटरपर्सनल यानी कि आपस में दो लोगों के बीच में। इट इज अ प्रोसेस दैट अराइजेस फ्रॉम डिसएग्रीमेंट्स ओवर द गोल्स। कोई भी दो चीज़ों के ऊपर अगर लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई एक कॉमन पॉइंट पे नहीं आता है, दोनों अग्री नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ में, डिसएग्री करते हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर, तो उसे हम बुलाते हैं कॉन्फ्लिक्ट। टू बी अटेन्ड और द मेथड्स टू बी यूज्ड टू अकम्प्लिश देम। यानी कि कोई एक बोल रहा है प्लान ए के हिसाब से काम करो, दूसरा बोलता है प्लान बी ज़्यादा फिजिबल है। तो प्लान ए और प्लान बी, इस दो तरीके से अलग अलग मेथड्स के पीछे लोग जो है वो पड़े हुए हैं, आपस में दो लोगों का टकराव हो रहा है इसके अंदर, इसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। इट इज़ द सिचुएशन इन विच टू और मोर पार्टीज फील देमसेल्व्स इन अपोजिशन। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर दो लोग आपस में एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट इन सोशल एज वेल एज इन ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ, यानी कि दोनों जगह होती है, सोशल लाइफ में भी हो सकती है और आपके प्रोफेशनल लाइफ का भी हिस्सा होती है। इट इज फाउंड दैट मैनेजर्स स्पेंड 20% ऑफ द टाइम, कितना मैनेजर्स अपना कितना वक्त बिताते हैं कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में, 20% उनका टाइम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ डील करने में चला जाता है। मैनेजर्स में बी आइदर डायरेक्टली इन्वॉल्व और दे मे बी एक्टिंग एज मीडिएटर्स इन सेटलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एम्प्लॉयज। या तो क्या बोला जा रहा है, या तो डायरेक्टली मैनेजर खुद ही इन्वॉल्व है, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, या तो फिर आधे से ज़्यादा टाइम वो क्या करता है, एज अ मीडिएटर काम करता है, दो एम्प्लॉयज़ के बीच में डिसएग्रीमेंट को सॉल्व कर रहा है। मैनेजर्स मस्ट हैव अ गुड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मेथड्स फॉर रिजॉल्विंग इट। अब किसी के झगड़े को सॉल्व करने के लिए पहले आपके पास खुद ही उतनी सूझबूझ और समझ होनी चाहिए कि आप जाकर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व जो है वो कर सके। Now there are some of the sources और causes of conflict, कुछ ऐसे reasons होते हैं जिसकी वजह से दो लोगों के बीच में आपस में disagreements हो सकते हैं। पहला आपको बोलता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ में, जैसे टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे मॉडर्न इरा चल रहा है, हमारा टेक्निकल इरा चल रहा है, तो उसी के साथ में अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए या फिर सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपेक्टेड टू चेंज देमसेल्फ। यानी कि अपने आप को बनाए रखने में आज के मॉडर्न मार्केट में ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, चेंजेस जो है वो अपने अंदर लाती है। A change in an organization is likely to create conflicts relating to goal setting, resource allocation। और इस तरीके की जब चेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है, क्योंकि आपको गोल सेट करना होता है, रिसोर्स को एलोकेट करना होता है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़। देखो बच्चों, वैल्यूज़ जहाँ पर लोगों के अपने अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ईमानदारी के साथ काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डिसिप्लिन के साथ काम करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बेईमानी के बिना काम ही नहीं कर सकते। तो ये दो अलग अलग वैल्यूज़ जो है वो इंसानों की होती है। जब ऐसी दो अलग अलग वैल्यूज़ के साथ दो अलग अलग लोग काम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। People in an organization have different set of values. For instance, some people value honesty and integrity. कुछ लोग होते हैं जो ईमानदारी के साथ काम करना पसंद करते हैं, whereas others may not। कुछ ऐसे होंगे जिनको बेईमानी ज़्यादा पसंद है। Due to differences in the set of values, there can be conflicts in the organization। अब ये जो अलग अलग वैल्यूज़ है, एक ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है, दूसरा नहीं करना चाहता है, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। For instance, marketing manager may be in favor of honest advertising, whereas advertising manager or the advertising agency may be in favor of tall claims. Such differences may result in conflict। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह मार्केटिंग मैनेजर है, या तो फिर एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, या फिर आपने बाहर एडवर्टाइजिंग एजेंसी को काम दिया है। मार्केटिंग मैनेजर बोलता है जो भी एडवर्टाइजिंग करो ईमानदारी के साथ करो, जो देने वाले हो प्रोडक्ट उसी के बारे में बात करो। लेकिन एडवर्टाइजिंग मैनेजर या एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या बोलती है, नहीं बड़ी बड़ी बातें कर लेने का, वहाँ पर बाद में जब प्रोडक्ट खरीद लेंगे उसके बाद किसने देखा है, हम बोल देंगे हमने ये चीज़ ऐसे थोड़ी मेंशन की थी। तो यानी कि डिसऑनेस्टी के साथ यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है। तो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी, अगर दो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से ये अपनी मॉरल वैल्यूज़ के साथ काम करने पर उतर आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी क्लैश।
जहाँ पर हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डिफरेंसेस की। हर इंसान एक जैसा बिल्कुल भी नहीं सोचता है, एक जैसा होता भी नहीं है, एक जैसा बिहेव नहीं करता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि क्वाइट असर्टिव होते हैं, चुप रहते हैं, अपना काम करते हैं, उनको ज़्यादा भड़कना, चिल्लाना, गुस्सा करना नहीं आता है। ये जो पर्सनालिटी में डिफरेंसेस होते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट का एक रीज़न होता है, किसके बीच में? लोगों के बीच में जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। पर्सनैलिटी डिफरेंसेस से कॉन्फ्लिक्ट तो होता है, लेकिन उसी के साथ साथ बोला जा रहा है येट दे कैन बी यूटिलाइज फॉर द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज नीड टू एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट एंड लर्न हाउ टू यूज दिस डिफरेंसेस व्हेन दे राइज। देखो, लोगों के बीच में डिफरेंसेस तो होता है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा। हम सबको एक नहीं बोल सकते हैं कि एक साथ एक जैसा सोचो। क्या हमारे पांचों उंगलियां जो है हमारे हाथों की, क्या ये बराबर है? नहीं। अब बराबर नहीं है तो क्या हमने कट करके सबको इक्वल शेप में लाया है? नहीं। हम सबको एडजस्ट करके जिसकी जब जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम अपना काम जो है वो कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस में जितने एम्प्लॉयज़ है सब अलग अलग ओपिनियंस और वैल्यूज़ के हैं। तो हर इंसान अलग अलग वैल्यूज़ का है, हर इंसान अलग अलग दिखता है, अलग बिहेव करता है, सबकी अपने अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स है। तो जिसको जिस तरीके से जैसे काम पर लगाया जा सकता है उसको वैसे काम पर आपको लगाना है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की ये जो अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, ये उनकी एक्सपर्टीज़ अलग अलग जगह पर आप यूटिलाइज कर सकते हो। There are a number of characteristics on which personality differences exist, but the 5 major personality traits are agreeableness, conscientiousness, openness to experience, emotional stability and extroversion. पर्सनैलिटी के तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस में यहाँ पे ये 5 डिफरेंस है जिसको समझाया गया है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। पहला आता है अग्रीएबलनेस। ये एक ऐसा ट्रेट यानी कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पर अग्रीएबलनेस यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक जिसका हाई रहा, यानी सबसे ज़्यादा अग्रीएबलनेस जिसमें रहा, वो इंसान बड़ा ही केयरिंग होगा, बड़ा ही सेंसिटिव होगा और उसी के साथ साथ बहुत ही एम्पैथेटिक होगा, यानी कि दूसरे के प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम जैसा समझेगा और मदद करने की कोशिश करेगा। कौन होगा? जो हाई ऑन अग्रीएबलनेस पर होगा, जो इस कैरेक्टरिस्टिक पे, ट्रेट का मतलब होता है उस इंसान का कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टरिस्टिक जिसका मतलब होता है फीचर, यानी जो इस फीचर के ऊपर लो होगा वो कभी भी कोऑपरेटिव नहीं होगा, लोगों के साथ में कभी भी कोऑपरेशन में काम नहीं करेगा और हमेशा इरिटेबल रहेगा। अग्रीएबल पीपल आर यूजुअली पेशेंट, कोऑपरेटिव एंड एम्पैथेटिक। और जो अग्री करता है इंसान वो हमेशा कोऑपरेटिव रहेगा, मिलजुल कर काम करेगा, एम्पैथेटिक रहेगा, लोगों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम जैसा समझेगा और हमेशा मदद करने वाला इंसान बनेगा। सेकेंड आता है कंसाइंशियसनेस। पीपल हाई ऑन दिस ट्रेट आर डिपेंडेबल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। जिसके अंदर कंसाइंशियसनेस ज़्यादा रहता है वो हमेशा क्या होगा? डिपेंडेबल रहेगा और सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा। एंड दोज लो ऑन दिस ट्रेट आर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड केयरलेस। ये ऐसे लोग हैं जिनको कभी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम ही केयरलेस इंसान होते हैं। As employees, they have lower absenteeism rates, better quality of work and set challenging performance goals for themselves. तो ये ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनके अंदर एब्सेंटीज़म जो है वो क्या होता है? कम होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क इनकी अच्छी होती है और चैलेंजिंग परफॉर्मेंसेस गोल्स हमेशा अचीव करने की कोशिश करते हैं। दे आर ऑल्सो मोर लाइकली टू शो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर्स। तो यहाँ पर हमेशा ये ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इंडियन है, इंडिया के बारे में सोचते हैं, हमारी सिटीजनशिप इंडियन की है, तो हमेशा देश के लिए तैयार रहते हैं, राइट। इसी तरीके से ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हर काम के लिए, हर अच्छे बुरे वक्त के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। ओपननेस टू एक्सपीरियंस। नाउ पीपल हु आर ओपन टू एक्सपीरियंस, जैसे कि अगर आपने आज तक कहीं भी अकेले ट्रैवल नहीं किया हो और अचानक से आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि क्या आप अकेले ट्रैवल करोगे, तो आर यू ओपन टू एक्सपीरियंस? क्यों? क्योंकि आज तक कभी मैंने ट्रैवल ही नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो आप हमेशा क्यूरियस रहोगे। क्यों क्यूरियस रहोगे? हमेशा उत्सुक रहोगे कि अरे अगले स्टेप पे क्या होने वाला है, अब मैं कौन से स्टेशन पर पहुँचूंगा, प्लेन से जाऊँगा, ट्रेन से जाऊँगा, ये सारी आप जो है वो स्ट्रैटेजी अपनी फ्रेम करोगे और हर एक आगे के स्टेप के लिए क्यूरियस रहोगे। Flexible and receptive, while at the opposite end we have individuals who are closed, fixed and resistant. यानी कि इसके अपोजिट होते हैं लोग। एक होते हैं जिन जो ओपन टू एक्सपीरियंस होते हैं, नई जगह को, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, हमेशा उत्सुक रहते हैं। और कुछ उसके जो अपोजिट होते हैं वो क्या करेंगे? इनको किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बहुत ही रिजर्व टाइप के लोग होते हैं। पीपल हु आर ओपन टू एक्सपीरियंस आर लेस लाइकली टू रेजिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। और जो ओपन टू एक्सपीरियंस के लिए हमेशा कम रहते हैं, जिनके अंदर ये फीचर कम होता है, जो बड़े रिजर्व टाइप के होते हैं, वो कभी भी क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी तरीके के चेंज के लिए रेसिस्ट करेंगे, यानी कि हमेशा उसके अगेंस्ट रहेंगे।
देन वी हैव इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनली स्टेबल इंडिविजुअल्स आर काम। जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, जानते हैं, वो हमेशा काम रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और कंफर्टेबल रहेंगे। वेल दोज हु आर इमोशनली अनस्टेबल आर एंग्शियस, अपटाइट एंड इनडिसिसिव। और जो इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, वो हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा इनडिसिसिव रहेंगे, कभी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही कोई डिसीजन सही से ले पाएंगे, बिकॉज दे आर इमोशनली अनस्टेबल। Now an individual who is emotionally stable can handle stressful situations better। जो इमोशनली क्या है, स्टेबल है, वो बड़ी से बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी काफ़ी इजीली लेट गो कर सकता है, काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है। फिर आता है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन्स आर आउटगोइंग, टॉकेटिव एंड असर्टिव, व्हाइल एट द अदर एक्सट्रीम वी हैव पीपल हु आर क्वाइट रिजर्व्ड एंड कॉशियस। पर्सनालिटी के दो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं बच्चों, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, दूसरे होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन? जो ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो हमेशा चुप रहते हैं, जो हमेशा रिजर्व रहते हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है इनके अंदर ज़्यादा बात करने का। और एक्सट्रोवर्ट, जब भी मेट की करीना कपूर का जो हमने देखा है कैरेक्टर, वो एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर है, किसी से भी मिलना, बातें करते रहना, खुश रहना, तो ये एक एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर है। और जो दूसरा इंट्रोवर्ट कैरेक्टर होता है, वो कभी ज़्यादा लोगों से बात करना, घुलना मिलना जो है वो पसंद नहीं करता है। तो ये दोनों ही पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है थ्रू आउट योर लाइफ, कि आप एक्सट्रोवर्ट से भी मिलोगे, इंट्रोवर्ट से भी मिलोगे और आप एम्बीवर्ट से भी मिलोगे। एम्बीवर्ट एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है? आप जो अपने क्लोज लोग रहेंगे ना, उनके साथ में हमेशा आप एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, लेकिन जो आपके प्रोफेशनल रिश्ते होंगे ना, उनके साथ हमेशा आप इंट्रोवर्ट रहेंगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी एक पर्सनैलिटी के अंदर हो सकता है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी होती है जिसका जो कि रीज़न होती है कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। अभी ट्रेट्स यानी कि ऐसे फीचर्स जो कि इमोशनल स्टेबिलिटी पे होते हैं, अग्रीएबलनेस पे होते हैं, कंसाइंशियसनेस पे होते हैं, लीड टू अ लोअर लाइक्लीहुड ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे ट्रेट्स जो है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस यहाँ पर कम होते हैं। दिस इज बिकॉज सच पीपल आर मोर सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, मोर कर्टियस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि ये लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते हैं। Another popular personality test used to classify people in organizations is the MBTI यानी कि मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। अब ये बहुत बड़ी टेस्ट होती है, पर्सनालिटी टेस्ट, जिसके थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो अपने आप आपके सामने आपकी पर्सनालिटी का टाइप जो है वो निकल कर आएगा। Based on the work of Carl Jung, it classifies people into 16 different personality types based on their preferences। जैसे मैंने बोला, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने पर आप जब जवाब देते हो उनके, तो 16 अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स है। अब ये पूरी दुनिया भर में एप्लीकेबल है, पूरी दुनिया में सिर्फ ये 16 टाइप की ही पर्सनैलिटी होती है, तो इसमें से आप कोई भी हो सकते हो। थिंकिंग बेस्ड ऑन रैशनल लॉजिक वर्सेस फीलिंग बेस्ड ऑन इम्पैक्ट ऑफ अदर्स। यानी कि अगर हम थिंकिंग की बात करें तो किसके ऊपर बेस्ड है? वो लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, रैशनली, सूझबूझ। हम किसी की यहाँ पर बायसनेस नहीं होते, तरफदारी नहीं कर रहे होते, रैशनली सोचते हैं, जो सही है उसको सही बोलेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। फीलिंग जो होती है, वो फीलिंग इज बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ अदर्स, यानी कि इसका जो असर होगा वो दूसरों के ऊपर क्या पड़ेगा, तो ये आप फीलिंग में सोचते हो। जजिंग रैपिडली सॉल्विंग ऑर्डर्ड प्रॉब्लम वर्सेस परसीविंग स्पॉन्टेनिटी प्रेफर्ड। यानी कि जजिंग में आप क्या कर रहे हो? यू आर जजिंग एंड यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। परसीविंग, आपने अपने हिसाब से उन चीज़ों को सोच कर रखा है। एक्सट्रोवर्जन, जो मैंने आपको बताया, एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन, जो कि दो अलग अलग पर्सनालिटी होती है। असर्टिवनेस एंड कॉन्फिडेंट होते हैं। इंट्रोवर्ट थोड़े से प्रेफर करते हैं अकेले काम करना और अकेले अपनी ही कंपनी को एंजॉय करते हैं। सेंसिंग ऑर्गेनाइजिंग डिटेल्स इन अ स्ट्रक्चर्ड फैशन वर्सेस इंट्यूशन रिलाइंग ऑन गट फीलिंग। सेंसिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे ऐसा सेंस हो रहा है, मेरी क्या सिक्स सेंस बोल रही है कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड फैशन में आप काम करते हो। इंट्यूशन, जहाँ पर आपको एक गट फीलिंग आती है किसी चीज़ को लेकर। तो सेंसिंग एंड इंट्यूशन, दीज आर दी टू डिफरेंट classification of personality types. Now, though no one type is more conducive to organizational success, knowledge about one's own characteristics and those of other co-workers is definitely beneficial. अब देखो, ये जो पर्सनालिटी टाइप है आपकी, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस से इसका कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन जब हम ये 16 अलग अलग पर्सनालिटी टाइप को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो जब हम किसी की पर्सनालिटी के बारे में समझ जाते हैं तो अकॉर्डिंगली वी कैन बिहेव, राइट। हमको पता है कि ये इंसान कभी अग्री करने ही नहीं वाला है, तो जो अग्री ही नहीं करने वाला है हम उसके साथ में आर्ग्यूमेंट में पढ़े क्यों, हम ऐसे आर्ग्यूमेंट से दूर ही रहेंगे। इसीलिए ज़रूरी है हर पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता होना।
The next cause is threat to status. Status is important to many individuals in an organization. When there is a threat to one's status, then that person would make every possible effort to maintain and preserve it. जो आपका सोसाइटी में आपने स्टेटस बनाकर रखा है, अगर किसी तरीके से आपका स्टेटस हार्म होता है तो अल्टीमेटली आप उसको बचा कर रखने की कोशिश करोगे, राइट? क्यों बचा कर रखने की कोशिश करोगे? क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि मार्केट में या फिर सोसाइटी में जो मैंने अपनी पोजीशन बनाकर रखी है वो पोजीशन को किसी भी तरीके से कोई क्या करे, हार्म करे. कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन द डिफेंसिव पर्सन एंड द वन हु हैज क्रिएटेड अ थ्रेट टू स्टेटस. अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो लोगों के बीच में होगा. किसके बीच में होगा? एक वो जो अपने स्टेटस को बचाए रखना चाहता है और दूसरा वो जो आपको बर्बाद या जलील करना चाहता है. डिफरेंसेस इन परसेप्शंस, यानी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ओपिनियंस है वो अलग अलग हो सकते हैं लोगों के, वहां पर सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं. नाउ पीपल व्यू थिंग्स और इवेंट्स डिफरेंटली. हर इंसान किसी भी चीज को अपने हिसाब से जज करता है, अपने हिसाब से देखता है, अपने हिसाब से सोचता है. दिस मे बी ड्यू टू देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस. अब ये जो है लोग जो अपने हिसाब से चलते हैं, क्यों चलते हैं? क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंस बुरे रहे होंगे, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस रही होगी लोगों से वो अलग रही होगी. इसीलिए क्या होता है, लोग अपने हिसाब से चीज़ों के बारे में सोचते हैं. नाउ सिंस देयर परसेप्शंस आर रियल टू देम, दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट अदर्स होल्ड कॉन्ट्रास्टिंग परसेप्शंस ऑफ द सेम थिंग और इवेंट. अब क्योंकि इनके परसेप्शंस अलग होते हैं पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशंस की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरा जो बोल रहा है वो गलत हो. जैसे हमने हमेशा देखा होगा न्यूमेरिकली कई बार ऐसा होता है ना कि हमने इसको देखा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा है 6. अगर हम इस तरफ से देखें तो ये हमको 6 दिखाई दे रहा है. अगर हम अपोजिट साइड से देखें तो ये हमको 9 दिखाई दे रहा है. देखो मुझे 6 दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, आपको 6 दिखाई दे रहा है क्योंकि आप इस तरीके से इसको व्यू कर रहे हैं. अगर इसी को मैंने अपोजिट में ऐसा बना दिया तो यहाँ जो होगा वो उसको 6 देखेगा और ये हम जो बोलेंगे वो हम इसको क्या बोलेंगे, 9 बोलेंगे. तो ना मेरा 6 देखना गलत हुआ, ना आपका 9 पढ़ना उसको गलत हुआ. तो अकॉर्डिंग टू आवर परसेप्शन वी आर थिंकिंग अबाउट इट, राइट? एज अ रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स बिटवीन द टू पर्सन्स हैविंग डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द सेम इवेंट और ऑब्जेक्ट. और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है दो लोगों के बीच में, क्योंकि मैं इसको 6 बोल रही हूँ, आप इसको 9 बोल रहे हो. तो ना मेरा 6 गलत है, ना आपका 9 जो है वो गलत है. Competition. Conflicts में arise as people or groups compete with each other for rewards and resources. Conflict क्यों होता है? क्योंकि लोग आपस में क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं. किस चीज़ के लिए? rewards के लिए organization में. For instance, one department may like to obtain more funds for its activities as compared to other department. एक example दिया है जहाँ पर एक department क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा fund लेने की कोशिश कर रहा है, पैसा अपनी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी के लिए एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट, एज इट मे फील दैट इट्स एक्टिविटीज आर मोर इंपॉर्टेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन. दिस मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन. एक डिपार्टमेंट चाहता है मैनेजमेंट हमारे ऊपर ज़्यादा खर्चा करे क्योंकि हमारा काम ज़्यादा है दूसरे डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में. अब दूसरे डिपार्टमेंट को लगेगा हमारा काम ज़्यादा है, तो ये दो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस जो है ये क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे. Problem of multiple roles. When a person has to perform multiple roles, it can cause an intrapersonal conflict. इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है, द सेम पर्सन इज डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट. यानी मेरे ही दो अलग अलग रोल, मेरे एक रोल एज टीचर, मेरा एक रोल विद माई फैमिली इन माई पर्सनल लाइफ. तो ये मेरे ही दो अलग अलग रोल है जो कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं. इंट्रा विद इन, इंटर बिटवीन टू, इंट्रा विद इन. This is because the person may try to give more importance to one role as compared to the other role. In such an instance, there can be an intrapersonal conflict. अब ये conflict क्यों होता है? क्योंकि एक इंसान जो है वो कई सारे रोल प्ले करता है, राइट? जैसे कि मैंने कहा मेरा प्रोफेशन एज अ टीचर है, तो कहीं ना कहीं मैंने अगर अपने टीचिंग के रोल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया और फैमिली रोल को कम कर दिया, तो दैट इज़ वेयर आई एम गोइंग टू सफ़र अ लॉट, राइट? सिमिलरली विथ यू ऑल्सो, अगर आपने दोस्तों वाली दोस्ती जो है वो ज़्यादा निभा के रखी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है दोस्तों को, लेकिन कहीं ना कहीं अपने फैमिली को कम इंपॉर्टेंस दी या फैमिली को ज़्यादा दिए, दोस्तों को कभी भी कम देख रहे हो, तो आपका जो ये रोल है ये इसको कहते हैं हम इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. Next we have problem in setting goals. There can be clash in setting goals or priorities or in the organization between the superior and the subordinate. गोल सेट करने के लिए सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं. फॉर इंस्टेंस द सुपीरियर में गिव मोर इंपॉर्टेंस टू क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस वेयर इज दी सबॉर्डिनेट में गिव मोर इंपॉर्टेंस टू दी क्वांटिटी ऑफ परफॉर्मेंस. सुपीरियर जो है बॉस है उसका बोलना है कि क्वालिटी जो है वो मैटर करती है, लेकिन वर्कर्स बोलते हैं क्वांटिटी मैटर करती है. मैंने इतनी फाइल्स तैयार की है, मैंने इतना काम किया है, वो देखो. लेकिन किसी और ने भरे 4 फाइल तैयार की है, लेकिन वो 4 फाइल जो है वो 1 घंटे के अंदर हुई है. आपने 100 फाइल तैयार की होगी, लेकिन वो 100 फाइल जो है आपने 1 से 2 हफ्ता ले लिया आपने उसको बनाने में. तो दैट इज़ वेयर क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर्स. तो दोनों के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हैं, दैट इज़ वेयर कॉन्फ्लिक्ट इज गोना अराइज.
देन वी हैव लैक ऑफ ट्रस्ट. एवरी रिलेशनशिप रिक्वायर्स सम डिग्री ऑफ ट्रस्ट. हर एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है. द कैपेसिटी टू डिपेंड ऑन ईच अदर्स वर्ड्स और एक्शन. ट्रस्ट क्या होता है? भरोसा, जो कि एक दूसरे के ऊपर होना बहुत ही ज़रूरी है. इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ट्रस्ट बट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ मोमेंट. भरोसा करने बहुत टाइम लगता है, लेकिन भरोसे को तोड़ने के लिए it takes hardly few seconds or hardly nanoseconds. With your words you can affect someone's trust completely. Lack of trust in each other can be the cause of conflict in the organization. कोई भी रिलेशन ले लो, चाहे आप पर्सनल ले लो, चाहे आप प्रोफेशनल ले लो. बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पर भरोसा नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं होता है, वो रिलेशनशिप्स आगे जाकर नहीं टिकते हैं. द सेम हैपन्स विद द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. अदर कॉजेज, कॉन्फ्लिक्ट्स में ऑल्सो अराइज ड्यू टू पर्सनल प्रेजुडिसेस. पर्सनल प्रेजुडिस यानी कि जहाँ पर आप अनबायस्ड होकर सोचते हैं, थोड़ा सा जजमेंटल हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर. ईगो इज दी अनदर वर्ड because of which conflict may arise. Then we have intergroup rivalries and so on. दो ग्रुप के बीच में आपस में किसी तरीके का मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, राइवलरी है, दुश्मनी है, तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं. अगेन अ कॉन्फ्लिक्ट में बी कॉज ड्यू टू अ सिंगल फैक्टर और ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स. अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है किसी एक रीज़न से हो, मल्टीपल रीज़न से भी हो सकते हैं या किसी सिंगल रीज़न से भी हो सकते हैं. तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होने के कई सारे रीजन्स जो है वो होते हैं. So with this we have completed with our topic, that is meaning and causes of conflict. The next topic that we have is agents of socialization. Now the individual development can be influenced by social agents. यानी कि एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको कहा था, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर्स, रिलेटिव, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी के लिए. The social agents can influence and modify the behavior of the people, especially the children and teenagers. ये जो आपको सोसाइटी में माहौल मिलता है, ये जो सोशल एजेंट्स होते हैं आपके लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली कब? चिल्ड्रंस यानी बच्चे और टीनेजर्स के लिए, क्योंकि वो लाइफ में जब ग्रो कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़, वो उनके एक्सप्लोरेशन का स्टेज होता है, जहाँ पर कई सारी चीज़ों को वो एक्सप्लोर करते हैं पहली बार और उसको सीखते भी है. फॉलोइंग आर द मेन एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. अब सोशलाइजेशन के लिए कुछ मेन एजेंट्स हैं जिसको हम देखेंगे. सबसे पहला आता है हमारा फैमिली. Now the family influence on personality development is unquestionably the greatest. यानी कि फैमिली का तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रभाव होता है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर. एंड इंडिविजुअल स्पेंड्स मेजर पार्ट ऑफ इट्स टाइम एट होम. पैदा हुए हो तब से लेकर स्कूल जाने के पहले पहले आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो कहाँ बिताते हो? अपने घर पर बिताते हो. एंड विद इस फैमिली मेम्बर्स उस एटीट्यूड्स, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताते हो, जहाँ पर एटीट्यूड, वैल्यू, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके इंडिविजुअल बिहेवियर को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है, मेनली इन्फ्लुएंस करती है, चीफली इन्फ्लुएंस करती है. Family members generally exert more control over a person's behavior than any other person or group of persons. Family जो है वो आपके behavior के ऊपर सबसे ज़्यादा control जो है वो रखती है. Individual has a strong emotional attachment to the family and it may exert a strong influence on the person's self-concept. यानी कि आपका जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो फैमिली के साथ में सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एन आउटसाइडर और दी अदर रिलेशनशिप्स. Child's early social experiences are mainly with his parents and hence they play a dominant role in molding his personality pattern. तो चाइल्ड की जो सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं स्टार्टिंग में, वो सबसे ज़्यादा किससे होते हैं? अपने पेरेंट्स के साथ में, और इसीलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को मोल्ड करने में, चेंज करने में. An individual feels secure, adequate and accepted at home even when he comes back home with failures and other unpleasant experiences. ऐसा कई बार होता है बच्चों कि चाहे आप कितने भी फेलियर फेस कर दो, चाहे आप कितना भी बुरे से बुरा वक्त देख लो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पलट कर अपनी फैमिली के पास ज़रूर लौट कर जाना, क्योंकि वो ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी गलतियाँ एक्सेप्टेबल होगी, जहाँ पर आपकी माफ़ी एक्सेप्टेबल होगी. आपको आपकी फैमिली ही है जो एक्सेप्ट करने वाली है. तो मेक श्योर कि चाहे लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम फेस करो, दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. देयर आर टाइम्स वी fail, there are times we made mistakes, there are times we get wrong on the wrong foot as well, but that should not stop us from going back to our family. Always make sure you are going back to your family. चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, चिल्लाएंगे, डांटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट भी वही करेंगे. Do not trust an outsider, that is not at all required for you all, right? Okay. Now family influences the development of personality in the following ways. Family जो है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है किस तरीके से? Through child training method, parents try to mold their children's personality that is socially acceptable.
ऐसा बिहेवियर आपको पेरेंट्स आपके सिखाते हैं, ऐसा डिसिप्लिन आपको सिखाते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल है। हमको मम्मी पापा कई बार बोल रहे होते हैं ना, जब बड़े बात कर रहे तो बीच में नहीं बोलने का, तो ये क्या होती है, ये आपका एक डिसिप्लिन, एक मैनर होता है जो पेरेंट्स आपको सिखाते हैं। धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो तभी भी आप हमेशा देखो ये आदत आपके अंदर ऐसी आ जाती है, जब भी कोई बड़ा बात कर रहा हो, अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो अनलेस एंड अनटिल यू एक्सक्यूज योरसेल्फ यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट। थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब बेसिक मैनर्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स आपको जब सिखाते हैं तो अल्टीमेटली दैट इज मोल्डिंग आवर पर्सनैलिटी। ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज टू चिल्ड्रन इन्फ्लुएंसेस देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब जो पेरेंटल एटीट्यूड्स होता है वो सेम चीज़ बच्चों के अंदर भी आती है। बच्चे पढ़ने से ज़्यादा सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? अपने पेरेंट्स को देखते हैं और उन्हीं से जो भी है वो सीखते हैं। अगर पेरेंट्स का चिल्लाना, डांटना, झगड़ा करना सही लगता है तो वो भी वही चीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। Communication is a direct method of personality transmission by which family members try to influence the personality development of other members. Communication एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप अपने बच्चों की पर्सनालिटी जो है वो चेंज कर सकते हैं। It is found that individuals acquire patterns of behavior similar to those of family members. Individuals क्या है, कौन सा behavior acquire करते हैं जो कि family members के जैसे होते हैं. For instance, parents who are nervous, anxious and a lack of sense of humor make their children highly nervous and subject to frequent outbursts of temper. वो parents जो हमेशा nervous रहते हैं, हमेशा tension लेते रहते हैं, उनके बच्चे भी हमेशा उनको देखकर क्या करेंगे, tension और anxiety में ही रहेंगे. Another important way in which the family influences a person's self-concept is through a mirror image of himself or how he believes the members of his family regard him. A child who believes that his mother disapproves of him because she constantly criticizes the way he behaves or talks will develop an unfavorable self-concept from his association with her. यानी कि यहाँ पर आपको आपकी फैमिली जो है एक मिरर इमेज दिखाना चाहती है कि आप फैमिली के बारे में क्या सोचते हो। अगर आपकी मम्मी आपको हर बात पर क्रिटिसाइज़ करती है, चिल्लाती है, चीज़ों से रोकती है, तो आप हमेशा यही सोचते हो यार मेरी मम्मी मुझे किसी तरीके की आज़ादी जो है वो देती नहीं है। तो ये आपने अपना परसेप्शन अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए बना कर रखा है। Emotional climate of the home influences the behavioral pattern of a person and his characteristic adjustment to life. If the home climate is favorable, individual will react to personal problems and frustrations in a calm, philosophical manner and to people in a tolerant, happy and cooperative way. However, on the other hand, if the home climate is frictional, the reverse may be true. अच्छा, घर का वातावरण, घर का एनवायरनमेंट भी, क्लाइमेट भी सही होना ज़रूरी है। अगर घर में हमेशा पेरेंट्स के झगड़े, मारामारी, झगड़े, फसाद यही सब चलेंगे तो उसी का इम्पैक्ट आपकी भी पर्सनालिटी पर सेम पड़ता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आपका घर का माहौल ऐसा है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, जब भी किसी प्रॉब्लम में हो तो ओपनली आकर बात करो, बोलो, कोई इशू नहीं है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में आप जो है हमेशा काम रहते हो, हमेशा प्रॉब्लम्स लेकर जाते हो फैमिली के साथ और शेयर करते हो। हाउएवर इसका अगर अपोजिट रहेगा, माहौल अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी बन जाती है। The behavior which parents manifest towards each other is believed to be of primary significance in their children's personality development. अब पेरेंट्स का आपस में एक दूसरे के साथ भी जो बिहेवियर रहता है ना, इसका भी इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर होता है। Broken homes and marital conflicts contribute to the development of emotional maladjustment in children. अगर ऐसा घर रहा जहाँ पर हमेशा रिश्ते टूटे हुए हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स के बीच में प्रॉब्लम्स रही है, पेरेंट्स साथ में नहीं रहते हैं, तो इसका जो पूरा इम्पैक्ट होता है बच्चे के इमोशंस के ऊपर होता है, जिसकी वजह से वो भी लाइफ में हमेशा चीज़ों को उसी तरीके से देखना शुरू होता है, क्योंकि बचपन से देखता हुआ आ रहा है सिर्फ लड़ाई झगड़े। तो आगे जाकर वो हर चीज़ में क्या करेगा, या तो वो भी ऐसे ही लड़ने झगड़ने वाला बनेगा, या तो फिर उन चीज़ों से बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो सीखते हैं कि ये एनवायरनमेंट मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। An optimum parent-child relationship creates an atmosphere wherein the child feels confident, wanted, secure and shares a sense of well-being with his parents, which is essential for satisfactory personality development. अब यहाँ पर बोला जा रहा है पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहाँ पर बच्चे को हमेशा कॉन्फिडेंट, वांटेड, यानी कि बच्चा जो है चाहे कितनी भी गलती करके आए, कुछ भी करे, डांटने चिल्लाने से ज़्यादा उसको समझाना, सिक्योर फील करना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है जहाँ पर आपका बच्चा आपको आकर कोई भी चीज़ बोलने से कतराना या डरना नहीं चाहिए। एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी है, वरना क्या होता है हम बाहर के लोगों को ढूंढते हैं जहाँ पर अपने इमोशंस को और अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, एंड दैट इज़ वेयर पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो इट्स बेटर, चाहे घर वाले जो भी हो, कैसे भी हो, लौट कर उनके पास जाओ, उनको बोलो, लेकिन बाहर जाके अपने इमोशंस को शेयर ना करो। इस तरीके से आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर आपकी फैमिली जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करती है। सेकेंड आता है हमारा टीचर्स। नो व्हेन वी टॉक अबाउट टीचर्स, अपनी फैमिली के बाद आप अपना जो सेकेंड
स्टेप जब आप अपनी लाइफ में लेते हो अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की तरफ, तो टीचर्स होते हैं जिसके साथ आप थोड़े से ज़्यादा क्या हो जाते हो, कनेक्टेड होते हो। Next to home, education is a chief determinant in the development of human personality. This is true due to several reasons. अब ये सही क्यों है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारा एजुकेशन तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए, कई सारे रीजंस है उसके लिए दिए हुए। आफ्टर होम चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम इन स्कूल, जैसे मैंने आपको बोला आपका सेकंड स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप घर में ले लिया आपने, बॉर्न हो गए, पेरेंट्स के साथ कुछ वक्त बिता दिया 5-6 साल, अब आपने स्कूल जाने का टाइम आ गया, तो आपका जो दूसरा स्टेप है वो किसकी तरफ है, स्कूल की तरफ। तो इतना टाइम जो आपने इतना साल घर पे बिताया, अब उसके बाद आपका आगे की जो ईयर्स हो वो किस में निकलेगी, स्कूलिंग के लिए निकलेगी। स्कूल्स इन्फ्लुएंस comes early in life when the self concept is being formed, जहाँ पर बच्चा अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, हम उम्र के लोगों से मिलता है, उनके साथ खेलता है, कूदता है, पढ़ता है, सब कुछ करता है, तो यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज होता है। स्कूल प्रोवाइड्स द फर्स्ट रियल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर गेटिंग अहेड इन लाइफ, स्कूल जो है वो अपॉर्चुनिटी देती है बच्चों को किस चीज़ के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने की। School provides first real opportunity to appraise himself and his abilities realistically, जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अपनी स्किल्स, अपने आप को सही तरीके से क्या कर पाए, समझ पाए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एट स्कूल कंट्रीब्यूट्स मोर टू द चाइल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट रेदर देन मोर एकेडमिक एक्टिविटीज़। अब ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, देखो सिर्फ पढ़ाई अगर रहेगी, ठीक है, ओनली स्टडी विल मेक जैक अ डल बॉय, ये हमने कई बार सुना है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमेशा याद रखनी है हमको, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के साथ आपकी लाइफ आगे नहीं गुजरेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी होना ज़रूरी है, जहाँ पर आप सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटी पे फोकस नहीं करते हो, अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी फोकस करके अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, जहाँ पर आप अपने आप को और अच्छे से जानते हो कि मैं कौन सी चीज़ों में अच्छा हो सकता हूँ पढ़ाई के अलावा, या कौन सी चीज़ों में अच्छी हो सकती हूँ पढ़ाई के अलावा। अ टीचर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग वेज। एक टीचर भी होती है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में, उसको डेवलपमेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द टीचर डेवलप्स अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द timid चाइल्ड एंड ही मे दस एंजॉय सोशल एक्सेप्टेंस। जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो यूजुअली अगर आपने देखा होगा, जब स्कूल ज्वाइन होता है, जब आपके प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूलिंग होती है, जहाँ पर सीनियर केजी, जूनियर केजी, नर्सरी में अगर आपको डाला जा रहा है, तो आप हमेशा एक चीज़ ऑब्जर्व करना बच्चों, वहाँ पर आप अपनी मम्मी के बाद सबसे पहले जो मिलते हो वो टीचर्स से मिलते हो। यूजुअली वहाँ पर फीमेल टीचर्स ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एक चाइल्ड है ना, 5 ईयर्स 6 ईयर्स, अगर 4-5 ईयर्स में उसको नर्सरी में बिठा दिया या बैठने की आदत लगा दी, तो यू आर ऑलवेज गोना प्रेफर व्हाट, यू आर ऑलवेज गोना प्रेफर अ फीमेल। वाई? क्योंकि मम्मी के बाद कहीं ना कहीं यू फील, एक बच्चा है डरा हुआ है, किसी मेल के पास जल्दी जाएगा नहीं, लेकिन कंफर्ट जो है वो एक फीमेल में ज़्यादा फील करता है। क्यों? बिकॉज टीचर जो है वो उतनी केयरिंग होती भी एक छोटे बच्चों के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पर बोला जाता है कि जो टीचर के पास जाते ही बच्चा एक सेंस ऑफ सिक्योर खुद को फील करने लगता है, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से वो ही इज़ गोइंग टू एन्जॉय द सोशल एक्सेप्टेंस। जैसे कि बच्चे से प्यार से बात कर लिया, अरे बच्चा, बेटा, ये सब अगर बच्चे को बोल दिया, तो कहीं ना कहीं उसको अपने घर जैसा माहौल मिलता है, और वो उस घर को धीरे धीरे क्या करने लगता है, जो अपना नया घर है, जो अपना स्कूल है, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। अ गुड टीचर हेल्प्स टू गाइड यंग चाइल्ड टू बिकम मेच्योर एडल्ट्स। एक अच्छी टीचर जो होगी वो हमेशा जो यंग बच्चे होंगे उनको एक मेच्योर एडल्ट्स में क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी। टीचर हैज़ एन opportunity to check signs of personality disorder in a child. She can discern early signs of maladjustment and can cooperate in taking appropriate remedial steps. देखो ये तो हम सब जानते हैं बच्चों कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल भी, हर बच्चा अलग होता है। तो धीरे धीरे जैसे टीचर्स, ये आपके प्री प्राइमरी सेक्शन में जो टीचर्स होते हैं, धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को समझते हैं, आपके ग्रोथ को देखते हैं, आपके पढ़ाई के तरीके को देखते हैं। हर बच्चा एक जैसा सीखने वाला नहीं है, तो उनको समझ में आता है कि कौन सा बच्चा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली एबल्ड है, कौन सा बच्चा है जो नॉर्मल है, सारे बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई कर लेता है, कौन सा एवरेज है, कौन सा एक्सीलेंट है। तो धीरे धीरे टीचर्स को आपकी पर्सनैलिटी जो है वो समझ में आने लग जाती है। Teacher spends the necessary extra time with the child to help him to adapt and adjust better so that he feels secure within his group, or else he may suffer academically as well as psychologically. तो टीचर जो है कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी देती है कुछ बच्चों को, क्यों? ताकि वो समझ पाए, पढ़ाई जो है वो अच्छे से समझ पाए, उसी के साथ साथ साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली जो है बच्चा जो है अपने आप को लोगों के साथ में एडजस्ट कर पाए। Teacher conducts the classroom activities as per the interest of the children, or else they may feel bored and there is a possibility of the failure to perform effectively. अब कई बार ऐसा होता है बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से भी टीचर जो है वो क्या करती है, काम करती है। क्यों? वरना सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तो बच्चे जो है वो बोर हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से भी क्या करनी होती है, टीचर्स को कंडक्ट करनी पड़ती है।
Hence, it can be said that teacher-pupil relationship in the classroom and the type of curriculum material presented both represent potent influences in the determination of individuals' mental health and general personality pattern. तो यहाँ पर बोला जा रहा है टीचर और प्यूपिल का जो रिलेशन होता है, टीचर और बच्चे का जो रिलेशन होता है क्लासरूम के अंदर, इट इज़ द टाइप ऑफ करिकुलम मटेरियल प्रेजेंटेड बोथ, यानी कि जो भी करिकुलम दिया गया है टीचर को, ये सब उसको पढ़ाना है, वो तो कवर करना है, और उसी के साथ साथ उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स मेंटल हेल्थ एंड जनरल पर्सनालिटी पैटर्न। जहाँ पर टीचर ने उसको पढ़ा दिया, लिखा दिया, सिखा दिया, अब वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। नेक्स्ट वी हैव इज पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर यानी कि सेम एज ग्रुप के जो लोग होते हैं हम उनकी बात करते हैं। इंटरेक्शन विद पीयर ग्रुप इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन मोल्डिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी। बच्चे अपनी सेम एज के लोगों के साथ रहते हैं तो उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं की तरह बिहेव भी करते हैं। The social attitudes and behavior of children is greatly influenced by the peer group. Child's desire for acceptance from his peer may be so strong that it may conflict the standards of parents and teachers. यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चे जो है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ में, यानी हम उम्र के लोगों के साथ में आप ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस होते हो, और कई बार क्या करते हो कि उन्हीं की तरह रहना, उन्हीं की तरह बनना, उन्हीं की तरह दिखना भी चाहते हो, जिसकी वजह से आपका जो रोल होता है ना टीचर के साथ में और आपके पेरेंट के साथ में, वो रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आपका, क्योंकि आप पीयर ग्रुप से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। There are several reasons for the enormous influence of peers. अब ये peers का इतना influence क्यों है आपकी personality के ऊपर? Child feels safe discussing and expressing prohibitive actions with peer friends act as mutual counselors for each other. अब यहाँ पर क्या होता है, हम उम्र के लोग हैं ना, तो हम उन्हें अपना समझ के अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ में शेयर करते हैं, तो जो भी बातें हैं हम उनको बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। कई बार होता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी हम अपने पेरेंट्स और टीचर्स को नहीं बता रहे होते हैं, और दूसरा होता है एज और एक जो जनरेशन गैप होता है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी हम उनको चीज़ें नहीं बताते, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके साथ साथ डिसिप्लिन, मैनर्स, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और हमें कोई ऐसा चाहिए कि कोई हमें जज करने वाला ना हो, तो हमें लगता है हमारा पीयर ग्रुप जो है वो ज़्यादा बेटर होगा अगर हमको कोई प्रॉब्लम शेयर करनी हो तो। Child who is resentful toward his parents may feel less guilty when he hears that his friends also experience hostility towards their families. अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा आ जाता है, रिसेंटफुल गुस्सा आ जाता है, तो अगर आपके साथ आपका पीयर ग्रुप में भी ऐसा कोई है जो हमेशा अपने माँ बाप की बुराई करेगा या बोलेगा यार मेरे पेरेंट्स यार सुनते ही नहीं, हमेशा ऐसा करते वैसा करते, तो आपको अपने पेरेंट्स पे गुस्सा आने का कोई गिल्ट ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी तो अपने पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा करते हैं। सो दैट इज नॉर्मल इन आवर जनरेशन, दैट इज व्हाट वी थिंक, बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। यू शुड नो वेयर यू शुड कंट्रोल योर एंगर एंड वेयर यू शुड शो योर एंगर. Child may feel that his parents and teachers are not capable of an accurate evaluation of his attributes. He prefers the group's positive evaluation and the constant acceptance rather than parents. जैसे मैंने बोला पेरेंट्स टीचर्स हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन, मैनर्स की बात करते हैं, तो एक बच्चे को लगता है कि यार ये लोग मुझे सही से नहीं जान पाएंगे, मुझे अच्छे से इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, मुझे समझ नहीं पाएंगे, तो मुझे समझने वाला कौन होगा? मेरे हम उम्र के लोग जो मेरे पीयर ग्रुप है, जिनके साथ अपने आप सारी प्रॉब्लम जाकर खोल कर रख देते हो, सब कुछ उनको बता देते हो, और बाद में वही लोग होते हैं जो आपकी वाट भी लगाते हैं. The child evaluates his degree of competence and attractiveness in comparison with his age mates. He naturally uses his immediate peer group as the reference group. तो ये अपने peer group को ही reference group बोलते हैं, क्योंकि ये सेम एज के होते हैं ना, तो सेम एज के लोगों को हमेशा लगता है कि हम आपस में एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स इतने उम्र वाले, वो हमको क्या समझेंगे, बट लाइफ का एक्सपीरियंसेस उनको जो है वो आपसे ज़्यादा होता है, तो उनसे बेटर आप नहीं जानते हो. In the following situations, the child may later feel difficult to adjust with his age mates as he grows older. अब इसी के साथ बोला जा रहा है कि जो अलग अलग कुछ सिचुएशन दी गई है जिसमें बच्चा जो है वो डिफिकल्ट फील करता है टू एडजस्ट विथ हिज एज मेट्स. ऐसा वक्त भी आता है जब आपको लगता है कि अब मेरे पीयर ग्रुप के साथ में मैं एडजस्ट जो है वो नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी. When his playmates are older, the child develops more mature patterns of behavior than his age mates. If the older children tend to boss him, he may become a meek follower or develop unsocial patterns of behavior. जब उसके प्लेमेट्स जो है जिनके साथ खेल कूद रहा है, अगर वो उनसे बड़े होंगे तो हमेशा वो क्या करेगा, मुझसे बड़े हैं, मुझसे मेच्योर है, इनको ज़्यादा समझदार है, तो उसी के हिसाब से वो भी उनसे मिलने के लिए सिर्फ उनके जैसा एक्ट करेगा, उनके जैसा बिहेव करेगा, अपने एज मेट जैसा. और इफ द चाइल्ड ओल्डर टेंड टू बॉस हिम, ऑफ द अदर ओल्डर चाइल्ड टेंड टू बॉस हिम, यानी कि जो बड़ा बच्चा है प्लेमेट्स में, अगर उससे बड़ी एज का है, अगर वो उसको बॉस अराउंड करेगा, उसका बॉस बन के घूमेगा, देन ही में बिकम अ मीक फॉलोवर और डेवलप अनसोशल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. तो वो क्या करेगा, चलो भाई इसने जो बोल दिया है, ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, इसी की मानकर चलो, तो वो गलत भी रहेगा तो वो उसको सही मानेगा. If he is older than his playmates, he may try to boss them. और अगर वो बड़ा है, वो बच्चा बड़ा है बाकी सारे playmates से, तो वो क्या करेगा, वो सबका बॉस बन के घूमने की कोशिश करेगा.
Also, if all his early playmates are of his sex, he may have difficulty later making social contacts with playmates of the opposite sex. यानी कि जब वो बचपन से बड़ा होता आया है, स्कूलिंग उसकी हो गई है, अगर सेम सेक्स यानी कि सेम जेंडर के लोगों के साथ में हमेशा रहा है तो हमेशा उसको दिक्कत आएगी अपोजिट जेंडर के लोगों के साथ। यानी कि लड़के अगर लड़के के ही ग्रुप में रहे हैं तो जब लड़कियों का ग्रुप होगा या किसी लड़की से दोस्ती होगी, लड़की प्लेमेट होगी अगर उसकी, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। If there is differences opinion, then there is a chance of conflict. Now next we have is mass media, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. नाउ इट कैन हैव पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल्स डिपेंडिंग अपॉन द मीडिया कंटेंट. अब मास मीडिया में जो भी मीडिया शेयर हो रहा है उसके कंटेंट के ऊपर बेस्ड है कि वो आपकी पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट करती है या नेगेटिव इंपैक्ट करती है. देखो क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया जो है ये तो हर कोई देखता है, लेकिन अब इसके दो इम्पैक्ट हो सकते हैं. या तो आपने देखकर सीख लिया है कि भाई किस तरीके से लोग धोखा देते हैं, कैसे उनसे बचना चाहिए, या तो दूसरा आपने उससे क्राइम करना सीख लिया है. तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया कि क्या क्या होने के चांसेस है, किस चीज़ों से हमको सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है. दूसरा आपने सीखा कि किस तरीके से हमको सबूत नहीं छोड़ना है किसी को मारने के बाद में, राइट. तो ये दो इम्पैक्ट होते हैं जो कोई भी इंसान मीडिया कंटेंट से सीखता है. Now, the mass media can create positive impact through editorials, serials and programs focus on the good aspects of culture. यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, अगर आप कुछ सोसाइटी के बारे में अच्छा लेकर आते हो, ऐसे एडिटोरियल, ऐसे डेली सोप्स, ऐसे सीरियल लेकर आए जो कि कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, कल्चर के बारे में अच्छा बता रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होने वाला है. जैसे कि कंसर्न एंड रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली, नेशनल इंटीग्रेशन, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर वेरियस कल्चरल ग्रुप. कल्चर के ऊपर सीरियल लेकर आए, एडिटोरियल्स लेकर आए, तो इसको देखकर क्या होगा, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, हमारे कल्चर में बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है. नेशनल इंटीग्रेशन, देश सेवा की बात करो. उसी के साथ साथ अगर हम आते हैं टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर वेरियस कल्चरल ग्रुप्स, अलग अलग कल्चरल ग्रुप की हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके ओपिनियंस को क्या करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट. अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, डिपिक्टिंग अनवारंटेड वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन इन सोसाइटी. ऐसा वीडियो शो हो रहा है जहाँ पर वायलेंस हो रहा है सोसाइटी में, तो ये देखकर कोई भी इंसान जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव ही उससे सीखेगा. सेकेंड, वी हैव डेवलपिंग अ क्रेज फॉर मटेरियलिस्टिक नीड्स. ऐसा कोई सीरियल लेकर आ गए जहाँ पर आप बहुत बड़ी बड़ी मटेरियल चीज़ें दिखा रहे हैं, उनको कार होता है, पैसा होता है, बंगलो होता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सारी नीड्स आना जो है वो शुरू हो जाती है, लालच आपके अंदर आना शुरू हो जाती है. पॉपुलराइजिंग चीप एंड ईजी गोइंग लाइफस्टाइल, यानी कि ऐसी लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करना जो कि बहुत ही आसानी, बहुत ही चीप तरीका होता है जीने का, यानी कि बुरा कर कर या डॉन बनकर. तो कहीं ना कहीं जनरेशन को लगता है या डॉन होना बहुत ही अच्छी बात होती है, बट अल्टीमेटली दैट इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी. That is how the mass media contains an important role in your personality development. नेक्स्ट वी हैव इज नेबरहुड एनवायरनमेंट. ये जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो हमारे ऊपर सीसीटीवी जैसे नज़र रखते हैं, ये एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर. क्यों? क्योंकि जब भी ये आपकी तरफ देख रहे होते हैं, आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, कुछ होंगे जो आपको पसंद करेंगे तो आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, कुछ होंगे जो नापसंद करेंगे तो सीधा सीधा मम्मी पापा को आकर आपकी करतूत बता देंगे. तो अल्टीमेटली ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे नेबर्स. Now, children living in socially sound neighborhood tend to develop a good social personality, whereas children living in hostile neighborhoods such as communally sensitive areas may develop a hatred towards society and may indulge in antisocial activities such as robberies, kidnapping, murders. यानी कि अगर आप एक ऐसे नेबरहुड में रह रहे हो जहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, सब मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे अगर गोकुलधाम सोसाइटी जैसी सोसाइटी है आपकी, तो आपका घर भी क्या होगा, गोकुलधाम सोसाइटी से कम नहीं होगा. आपकी भी अपनी टप्पू सेना होगी जहाँ पर अच्छे खासे दोस्त मिलेंगे, जहाँ हर एक पड़ोसी अच्छा होगा. लेकिन अगर आपको ऐसी सोसाइटी मिलती है जहाँ पर आपका सिर्फ लड़ाई झगड़ा देखा है, आपने हमेशा देखा है कि मारामारी होती है, चोरी होती है, डकैती होती है, किडनैपिंग होती है, मर्डर होता है, तो ये सारी सोसाइटी को अगर आप ऐसे सोसाइटी में रहोगे तो आप उसका हिस्सा बन जाते हो और बाद में आप भी वैसे ही उन्हीं लोगों में शामिल हो जाते हो. तो दैट इज़ हाउ नेबरहुड एनवायरनमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट वी हैव इज रिलीजियस लीडर्स. ये जो हमारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं, जो प्रीचर्स होते हैं, जो रिलीजन की बातें हमको सिखाते हैं, कई बार जो हमको सिखाते हैं वो खुद तो फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते हैं. ये आपके कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. रिलीजियस लीडर्स थ्रू देयर सर्मन्स एंड प्रीचिंग कैन डेवलप सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन द माइंड्स ऑफ देयर कॉन्ग्रीग्रेशन. यानी कि जब भी आप इसी रिलीजियस इसके अंदर जाते हो, जमा होते हो, एक साथ मिलते हो, बैठते हो, बातें होती है, वहाँ पर धार्मिक बातें होती है, तो हमेशा याद रखना वहाँ जो भी बातें
हो रही है वो आपको भड़काने के लिए हो रही है या फिर आपको वाकई में रिलीजन का ज्ञान देने के लिए हो रही है। सी, अपने रिलीजन के बारे में ज्ञान देना, देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन दूसरे रिलीजन को गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मेंटालिटी ऑफ द preacher. However, some religious leaders deliberately tend to sow the seeds of hatred in the minds of their congregation. Therefore, it is up to the society to reject such religious leaders who deliberately try to create communal disharmony. देखो, हम सब जो है वो पढ़े लिखे हैं, समझदार है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जो रिलीजन आपको अगर लड़ाई झगड़ा करना सिखाए, कम्युनल वायलेंस करना सिखाए, तो वो रिलीजन आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी रिलीजन में नहीं लिखा है कि लड़ाई झगड़ा करो या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोसाइटी में क्रिएट करो। डिसहार्मनी क्रिएट करना हमको रिलीजन नहीं सिखाता है, तो हमको कोई भी रिलीजन नहीं सिखाता, इसलिए हमको सही प्रीचर के पास जाना ज़रूरी है, जहाँ पर वो हमको अपने रिलीजन की नॉलेज दे, अपने रिलीजन में अच्छाई क्या होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से हमको अपने आप को रोकना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाए तो ऐसी कॉन्ग्रीगेशन में डेफिनेटली जाना चाहिए और सीखना चाहिए। लेकिन जहाँ पर हेट स्पीच होती है, जहाँ पर आपके मन में जो है वो बीज बोया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ नफरत का, तो इन चीज़ों से आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए। Social groups. The social groups can also influence the personality of individuals. The character of the group can influence the character of an individual. सोशल ग्रुप आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है, उसी के साथ साथ बोला जा रहा है कि जो कैरेक्टर होता है वो भी आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। There are good social groups which try to work for the welfare of the ग्रुप मेंबर्स इन पर्टिकुलर एंड दैट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल। अब कई सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, और उनके ग्रुप मेंबर्स भी क्या करते हैं, सोसाइटी में इन जनरल सोसाइटी के ही लोग होते हैं, लेकिन वो हमेशा अच्छा करने की सोचते हैं। सच ग्रुप्स कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये जो ग्रुप है उसकी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर। There are also groups that are formed to harbor in the interest of their group even at the cost of the society. ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए बनाए गए हैं। Such groups work for their own interest at the cost of the society. अब कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने मतलब के लिए क्या करते हैं, ग्रुप को फॉर्म करते हैं, डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं, अदर हेल्प फ्रॉम द सोसाइटी बट मिस यूज द फंड्स ऑफ देयर ओन वेलबींग। लेकिन इसी के साथ साथ क्या करते हैं, डोनेशन तो ले लिया, पैसे ले लिया चैरिटी के, लेकिन उसके मिस यूज कर रहे हैं। जितना उन्होंने सोशल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया, उतना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पैसा यूज करते हैं। Such groups can develop a negative impact on the personality of the members and they become selfish and self-centered and may even work against the interest of the society. अब इसकी वजह से क्या होता है, जिस ग्रुप के आप हिस्सा हो, जिस ग्रुप में ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है कि आप सोचते हो कि ये सारी कॉमन बात है, ठीक है, बहुत लोगों के पास पैसा है, लोगों को ठगना, झूठ बोलना, पैसा लेना कोई गलत बात नहीं, तो आप भी क्या करते हो, सोसाइटी के कॉस्ट पे अपना जो पैसा है वो लोगों से हड़पना चाहते हो। They may even sponsor anti-social activities such as terrorist activities. अब ये लोग ऐसे होते हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यानी कि एंटी नेशनल एक्टिविटी, देश के अगेंस्ट जो चीज़ें जा सकती है, देश में जो वातावरण ख़राब कर सकती है, एनवायरनमेंट जो है ख़राब कर सकती है, तो वो चीज़ें करने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। ये जो पैसा लोगों से जमा करके रखा है सोशल कामों के लिए, इसको वो क्या करते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, जाकर ऐसे एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। Now there is a point that was left, workplace. जहाँ पर वर्क प्लेस कल्चर जो है वो भी आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका वर्क कल्चर बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होता है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टीम स्पिरिट, एक्सीलेंस और कमिटमेंट, डेडिकेशन, इन्हीं चीज़ों के लिए क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है, किस चीज़ के लिए, ना कि सिर्फ इंप्रूव करने अपने नॉलेज और स्किल्स को जो कि जॉब से रिलेटेड है, उसी के साथ साथ दे वॉन्ट देम टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड गुड सोशल बिहेवियर। जहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखो और लोगों की तरफ, सोसाइटी में अपना जो सोशल बिहेवियर है उसको भी इंप्रूव करो, तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को क्या कर रही है, इंप्रूव कर रही है। ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका अपनी तरफ और आपकी सोसाइटी की तरफ, और अच्छा सोशल बिहेवियर जो है वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को लॉन्ग टर्म के इंप्रूव करने के लिए काम आता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद दी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन जो हमने देखा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो कि हमारे लेक्चर 3 में होगा, वो होगा बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कि कैसे इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए वैल्यूज का होना बहुत ही मायने रखता है। सो लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना बच्चों, और स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।